डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल के 5th पेपर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक प्रशासन का अर्थ क्या है? सभ्यता के विकास के साथ साथ आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, यातायात, संवादवाहन, संचार, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनियोग इत्यादि में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अतः विश्वव्यापीकरण के इस दौर में जबकि इन आर्थिक क्रियाओं में जटिलताएं और समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, देश के तीव्र और सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए इन सभी आर्थिक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपस में इंटर रिलेटेड हैं। किसी देश में उपभोग कितना और कैसा होगा, यह निर्धारित करता है कि उत्पादन कितना और कैसा होगा, कैसे उसका विनिमय होगा, मार्केटिंग किस प्रकार से होगा, जो आय प्राप्त होगी उसका वितरण किस प्रकार से होगा, सरकार को राजस्व कैसे प्राप्त होगा, आय किस प्रकार से प्राप्त होगी, सार्वजनिक आय और सरकार सार्वजनिक व्यय किन क्षेत्रों में करेगी। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और ये सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो देश के तीव्र और सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए इन सभी आर्थिक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, मानवीय और भौतिक संसाधनों का उचित निर्देशन, नियमन, संगठन एवं नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना तथा मूल्यांकन करना आर्थिक प्रशासन कहलाता है। या यूं कहें कि देश की अर्थव्यवस्था का सतत विकास करने के लिए सरकार के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से विकास का प्रयास किया जाता है, उसे ही हम आर्थिक प्रशासन कहते हैं, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आर्थिक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप और लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्षेत्र आर्थिक समस्याओं और नीतियों से निर्धारित होता है। अतः आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, समस्याओं का समाधान करना, अर्थात प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं किसी देश की, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनके समाधान के लिए प्रयास करना, नीतियों का निर्माण करना। आर्थिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं का समय और परिस्थितियों के अनुसार समाधान करना होता है। जैसे उत्पादन के क्षेत्र में न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना, इन वस्तु एवं सेवाओं का कितनी मात्रा में और किस तकनीक से उत्पादन किया जाए, इन सब के संबंध में निर्णय करना आर्थिक प्रशासन कहलाएगा। जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन की तकनीक क्या हो, श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाए, यह उस देश की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। उस देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्रोत
किस तरह के उपलब्ध हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उस देश में पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा या श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्तमान में हमारे देश में अभी बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक व्यापक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, एक योजना चलाई गई है जिसके अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने ही देश में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विदेशों पर निर्भरता को कम किया जा सके। दूसरा है उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास इत्यादि अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था करना। जैसे अभी हाल ही में 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा इंदिरा भोजन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 8 रुपये में भरपूर भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार से तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में विनिमय की व्यवस्था किसी देश के आर्थिक विकास का आधार है, यानी हम वस्तुओं को, उत्पादित माल को कितनी मात्रा में बेच पाते हैं, कितना और किस तरह से बेच पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। अतः वस्तुओं के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाजार की तलाश करना, आयात और निर्यात की व्यवस्था करना, यातायात और सुगम भुगतान की व्यवस्था करना, जैसे उत्पादित माल का विक्रय केवल देश में किया जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, किन वस्तुओं का आयात किया जाए, किन वस्तुओं को निर्यातित किया जाए ताकि भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान किया जा सके, वस्तुओं के बेचने के लिए उनके आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रदान की जाए और सुगम भुगतान की व्यवस्था करना। जैसे आरटीजीएस की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भुगतान आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वितरण। वितरण की समस्याएं जैसे आय का समान वितरण, पर्याप्त मजदूरी एवं वेतन का निर्धारण, उचित ब्याज दरों का निर्धारण इत्यादि के समाधान के लिए उचित नीतियों जैसे मजदूरी नीति, मूल्य नीति, मौद्रिक नीति इत्यादि बनाना और उनका उचित पालन सुनिश्चित करना आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राजस्व। राजस्व की सभी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वित्त की व्यवस्था करना, क्योंकि बिना वित्त के किसी भी समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। इसके लिए बजट बनाना, करों की मात्रा एवं दरों का निर्धारण करना, आंतरिक एवं विदेशी ऋणों की व्यवस्था करना इत्यादि। अर्थात सरकार द्वारा इन सभी उत्पादन कार्यों के लिए आय कहाँ से प्राप्त होगी? आय का प्रमुख स्रोत है कर। सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, करों की दरें क्या होगी, इसका निर्धारण करना, सार्वजनिक आय की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेने पड़ते हैं, तो आंतरिक स्तर पर कितने ऋण प्राप्त किए जाएंगे और विदेशों से कितने ऋण प्राप्त किए जाएंगे और किस दर पर प्राप्त किए जाएंगे, इन सब की व्यवस्था करना आर्थिक प्रशासन का क्षेत्र कहलाता है। एंड लास्ट वन, उचित मूल्य स्तर बनाए रखना। किसी भी देश का आर्थिक प्रशासन तभी सफल होगा जबकि देश में कीमत स्तर पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके, अर्थात मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति को नियंत्रित करना, ये भी आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। दूसरा
आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है नीतियों का पालन करना। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान अनेक प्रकार से हो सकता है। सरकार को समय और परिस्थितियों के अनुसार यह निर्णय लेना होता है कि समाजवादी, साम्यवादी या पूंजीवादी प्रणाली में से किस प्रणाली या नीति को अपनाया जाए। अर्थात देश में समाजवाद हो, साम्यवाद हो या पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया जाए, यह निर्णय सरकार को करना होता है। जैसे भारत में 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और इसीलिए 1991 तक हमारे देश में समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। यानी एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया था, जिसमें कि अधिकांश उद्योगों और आर्थिक निर्णयों पर सरकार का अधिकार था। लेकिन 1991 के बाद से हमारे देश में एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण को अपनाया गया है, जो कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रशासन की प्रकृति। आर्थिक प्रशासन कला है या विज्ञान है? प्रत्येक समस्या आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि हमें एक समस्या का समाधान करना है तो वह तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि हम सभी समस्याओं पर सामान्य रूप से विचार करें। जैसे किसी देश में अनाज की कमी है, तो इस अनाज की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए न केवल अनाज के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, अपितु यह निर्णय भी करना होगा कि इस कमी को पूरा करने के लिए न केवल देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाना, अपितु विदेशों से कितना अनाज का आयात करना पड़ेगा, इसका निर्णय करना पड़ेगा। जनसंख्या को नियंत्रित करने का निर्णय करना पड़ेगा। उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे ताकि अनाज की मांग को नियंत्रित किया जा सके। इसी प्रकार से इसकी खपत को कम करने के लिए अन्य वस्तुओं, इसके जो ऑल्टरनेट है, उनके उत्पादन में वृद्धि करने के भी प्रयास करने होंगे। तो इस प्रकार से आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य एक निश्चित क्रम और योजना के अनुसार होना होता है। अगर ये क्रम और योजना के अनुसार विकास के प्रयास नहीं किए जाएंगे तो आर्थिक प्रशासन असफल हो सकता है। इसलिए आर्थिक प्रशासन एक विज्ञान है। आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं उनका संचालन करने में विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। केवल विशेषज्ञ ही आर्थिक नीतियों का निर्माण कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, उनका क्रियान्वयन करना और उनका मूल्यांकन करना। इसलिए आर्थिक प्रशासन एक कला है। धन्यवाद।